सर, आप भारतीय किसान यूनियन हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कल परसों के भारत बंद को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सच्चाई कभी छुपती नहीं है और सत्यता यह है कि आंशिक सफलता हरियाणा, पंजाब, उसके अलावा लगभग सारे हिंदुस्तान में उस तरीके से ये कामयाब नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। पंजाब में, हरियाणा में जरूर ये आंशिक से ऊपर भी कह सकते हैं, क्योंकि किसान अपने खेतों में बिजी है, खेत खलिहान में बिजी है। अब इतना टाइम हो गया, इतना लंबा ये चल रहा है। मेरा अपील अपने किसान भाइयों से या वहाँ जो बैठे हुए हैं सम्मानित मेरे किसान भाई, उनसे यही करूँगा कि सरकार से इस चैप्टर पर बात करें। और मुझे लगता है कि कृषि मंत्री बात करने के लिए तैयार हैं। जो भी इसमें पॉइंट हैं उनको रखने चाहिए। इतना लंबा आंदोलन हो गया, ये भी अभूतपूर्व आंदोलन हो गया। ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि इतना लंबा कोई आंदोलन हुआ ही नहीं है। और इसको अहिंसक ही रखें। धरना घेराव वाली जो तोड़फोड़ वाली चीजें हैं उनसे दूर रहें। तो किसान हमारा कभी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन किसानों की जो भी उचित मांगे हैं सरकार को माननी चाहिए। और उसको एमएसपी हो या पर्सनल व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिकली क्या होता है, किसान को पैसे की जरूरत पड़ती रहती है टाइम टू टाइम। उसकी व्यवस्था क्या होगी, बीघे के हिसाब से होगी, उसके रेट का क्या होगा, ये सारी चीजें गोलमोल हैं। ये किसान भाइयों के साथ मिलकर सरकार को ठीक तरीके से क्लियर करना चाहिए। और भारत बंद न सफल ना होने की भी कई वजह हैं, उनके अंदर में अभी ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन अपील में किसान भाइयों से ये करूंगा कि सरकार से मिलकर इसका पटाक्षेप करें, इसको चर्चा को, इसको बात को खत्म करें। नहीं, किसान भी बातचीत के लिए तैयार हैं। 12 दौर की मीटिंग हो चुकी है, फिर भी कोई समाधान नहीं है। अब तो मीटिंगों का दौर भी बंद हो चुका है। नहीं, सरकार बड़ी तेज है, बड़ी चालाक है, बड़ी चतुराई करती है। मीटिंग पे मीटिंग, टाइम पे टाइम, डेट पे डेट दी जाती है। इतनी मीटिंग हो गई, 11 बार की, 12 बार की, 15 बार की मुलाकात हो गई, फिर 15-15, 20-20 दिन करके रिजल्ट क्या निकला? कभी अगर, कभी मगर, कभी इफ, कभी बट। तो उसका सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस चैप्टर पर ही पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब हो जाए। और पंजाबियों को खासतौर से इसमें सतर्क रहना चाहिए कि इसमें किसानों के कंधे बंदूक रख के जो खालिस्तानी अपना उपद्रव करने की भंडर वाले कोशिश कर रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, हमारे भोले वाले सीधे साधे किसान भाई जो वहां बैठे हुए हैं, वो इस चीज की गंभीरता को समझें कि इसको आगे रख के कि हमारे हिंदुस्तान का हित ना हो जाए। जिस तरीके से लाल किले पर चढ़ाई कर दी थी, चाहे वो बीजेपी का था या किसी पार्टी का था। तो वार्ता से सारी चीजें हल होती हैं। और मैं अपील यही करूंगा कि एक बार फिर सरकार इस चैप्टर को गंभीरता से ले, प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें और किसानों के साथ इसको मीटिंग करें गंभीरता के साथ। जिस प्रकार से आप किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा और पंजाब में बीजेपी, जेजेपी, मतलब जो भी सरकारी पार्टियां हैं, सरकार की पार्टियां, नेता, एमएलए हैं, उनका विरोध हो रहा है। हाल ही में कल की पंजाब की घटना है, एक एमएलए के कपड़े फाड़ दिए गए, उनको नंगा करके भगा दिया गया। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में इन चीजों की मैं आलोचना करता हूं, भर्त्सना करता हूं। इस तरीके की गुंडागर्दी, कपड़े फाड़ना, बदतमीजी करना, ये शोभा नहीं देता। इसमें जो भी दोषी हैं, सरकार को और कोर्ट को ये विवेचना करना चाहिए, इसको सीरियसली लें। और जो भी उपद्रवी है, चाहे वो जो मर्जी है, उसके खिलाफ दंडात्मक कठोर कार्रवाई करें। ये इसको एक साइड उपेक्षित ना करें। इस तरीके से फिर आगे वार्ताएं बढ़ती रहती हैं। मारधाड़, तोड़फोड़, मारपीट, ये बहुत गलत है। कपड़े फाड़ देना सरेआम, मतलब आम आदमी के लिए क्या करेंगे? जब इन लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो कोई सुरक्षित नहीं है हिंदुस्तान में। उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, आलोचना करता हूँ। इसको अब लास्ट में आपसे किसान आंदोलन से हट के एक सवाल करेंगे कि दो गाजीपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन चल रहा है, उससे कुछ दूरी पर एक डासना गांव है, जिसके मंदिर पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ मुस्लिमों का आना प्रवेश निषेध है। तो इसको किस प्रकार से देखते हैं? अखंड भारत की जो बात करते हैं, उस अखंड भारत में इस प्रकार के बैनर, किसका आना? मुस्लिमों का आना। देखिए, कहीं पे अभी तक कई जगह ये बोर्ड भी लगा हुआ था गाँव में, देहातों में, कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता का, किसी पदाधिकारी का, किसी नेता का यहां आना वर्जित है। ऐसे ही हिंदू लगा दें कि यहां मुस्लिमों का आना वर्जित है। मुस्लिमों ने भी कई जगह लगाया हुआ है कि यहां हिंदुओं का आना वर्जित है। ये सारी चीज, हम धर्मनिरपेक्ष संविधान है हमारा, उस तरीके से हम सरकार चलाते हैं। तो जो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बना के रख दिया है,
उसका अनुपालन होना चाहिए। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, सबका हिंदुस्तान है, हर धर्म पंथ जाति का है। मुस्लिम भाई भी इस तरीके का बोर्ड ना लगाएं कि यहाँ हिंदुओं का आना वर्जित है, हिंदू भाई भी इस तरीके का बोर्ड ना लगाएं। उन्होंने इस वजह से लगाया है कि वहां आके वो गलत चीजें करते हैं, मंदिर को अशोभनीय हरकतें करते हैं, जो भी है उसको बैठकर अपना चर्चा के माध्यम से निपटा लें, लेकिन आना कहीं किसी का वर्जित नहीं होना चाहिए। जैसे बीजेपी के लिए भी मना किया हुआ है कई जगह कि बीजेपी का यहाँ पे कोई नेता पदाधिकारी आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डासना मंदिर के महंत जो है नरसिंहानंद सरस्वती, उनका हाल ही में बयान आया है आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर। उन्होंने कहा है कि वो जिहादी थे, उन्होंने पाकिस्तान को मिसाइल बनाना सिखाया था। उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनके लिए क्या बोलूं। मौलाना अब्दुल कलाम जैसा मुस्लिम, अब्दुल कलाम मुस्लिम उस सीरीज में है, राम रहीम रसकान अब्दुल कलाम, रजिया सुल्तान, खान अब्दुल गफ्फार खान उस सीरीज में आते हैं। वो उनका स्टेटमेंट गलत है, उनको अपना माफी मांगना चाहिए, क्षमा याचना करना चाहिए। वो इसमें मुस्लिम थे ही नहीं। जैसे विवेकानंद को पूछते हैं ना हिंदू, ऐसे ही अरे वो तो बहुत संत आदमी महात्मा था अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम के लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती। भारत रत्न की उपाधि भी उनके लिए छोटी है। ये सारी चीजें गलत है कि उन्होंने पाकिस्तान को ये बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। अब बोलना, ध्यान रखना चाहिए कि आप किस गंभीरता से किस बयान को दे रहे हैं। जिस प्रकार से अब देश में देखने को मिलती, बीजेपी जहां भी जाती है एक ही कार्ड खेलती है हिंदू मुस्लिम का। जैसे बंगाल में जाके कहती है कि यहाँ हिंदू खतरे में। इस प्रकार की राजनीति को आप किस प्रकार से देखते हैं? मुझे लगता नहीं है कि कोई गंभीर नेता या प्रधानमंत्री या कोई भी केंद्रीय मंत्री ने वहां जाकर ऐसी बात कही होगी। वहां के जो छोटे नेता हैं बीजेपी के, शायद उन्होंने कह दी होगी। अब किस चैप्टर पर उन्होंने कही है वो देखना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना तो हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में हो ही नहीं सकता। जब इतने हजार सालों से हिंदुत्व खतरे में नहीं आया तो इनके कहने से हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। खतरे में ना हिंदुत्व है ना सनातन धर्म है। ये चर्चा जरूर करते हैं। ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए, ऐसे बयान नहीं देना चाहिए किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी वहां जाके कहते हैं यहाँ गुंडा राज है, यहाँ हम हिंदुत्व का राज लेके आएंगे, गुंडा राज खत्म करेंगे, यूपी की तरह राम राज लेके आएंगे। नहीं, राम राज्य की कल्पना तो महात्मा गांधी ने भी की थी। राम राज्य की परिभाषा ही दूसरी है। लेकिन अच्छा, गुंडा राज तो हर जगह खत्म होना ही चाहिए। लेकिन अब किस जगह गुंडा राज है, किस जगह गुंडा राज नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति के या इसी एक पदाधिकारी के या एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के कहने से नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि जो वो स्टेटमेंट दे देता है वही सही है, वही जजमेंट हो गया। अब योगी जी यहाँ वैसे उत्तर प्रदेश में लगभग ठीक कर रहे हैं। गुंडा राज यहाँ भी पूरी तरह खत्म, यहाँ भी गुंडा राज की जगह कायम है। दिन रात मर्डर हो रहे हैं पुलिस वाले। अभी पुलिस वाला मार दिया गया। जब पुलिस वाले के साथ वारदात हो सकती है, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पे थे, उसमें कोई हस्तक्षेप किया, वहां के बदमाशों ने गोली मार दी उनको। ये यूपी की बात है। बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं, बच्चियों के साथ हो रहे हैं, वो हर जगह हो रहे हैं। तो यहाँ भी गुंडा राज बोल सकते हैं। ये वारदातें हर जगह हो रही है, कहीं थोड़ी सी कम है, कहीं थोड़ी सी ज्यादा है। रामराज स्थापित होना चाहिए, उसकी हम बिल्कुल वो करते हैं। और गुंडा राज खत्म होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन कहाँ हो रही है कहाँ नहीं है, अपने अंदर भी जान के देख लो। उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, कंट्रोल किया है योगी जी ने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसको और गंभीरता से लेने की जरूरत है। जैसे सरकारी इलेक्शनों से पहले बेरोजगारी हटाने की बात करी थी, उसी प्रकार से अब देखें तो LIC, बैंक कर्मी, ये स्टूडेंट और जो NIT IIT पास आउट ग्रेजुएट टीचर हैं, वो भी रोडों पे अपने रोजगार के लिए धक्के खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सही बात है, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए आजकल कोरोना से बहुत बुरा हाल हो गया है। MBA, CA, BTech, MTech ये मुंह से बोलने वाले वर्ड हैं, इनकी कोई वक़्त नहीं है। SI 8वीं पास, SI MTech, BTech, CA, किसी को जॉब मिल गई, नौकरी मिल गई, उसका लक माने, उसका भाग्य माने, या उसका एक अपवाद कह सकते हैं। ये 10-10, 20-20 हजार नौकरी के लिए लाइन में लगे पड़े हैं। अगर वैकेंसी 13 निकल रही हैं तो लाखों जॉब वाले आ जाते हैं। नौकरी के लिए मिनिमम वेज ही 8-9 हजार होता है। लेकिन इतना एजुकेशन पाने के बावजूद भी इतने युवा हमारे बेरोजगार हैं। इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और जब बेरोजगार युवा होते हैं, अभी सारी वारदातें क्यों होती हैं? खाली दिमाग शैतान का घर। भाई कहीं ना कहीं से तो कुछ करना ही है, फिर ये उपद्रव गुंडा राज चलता है, वो तरह तरीके की वारदातें करते हैं। बेरोजगारों को रोजगार देना चाहे तो संविधान में संशोधन कर दिया जाए
कि ये हमारा फर्ज है, हमारा अधिकार है। अगर सरकार के माध्यम से हमें रोजगार नहीं मिलेगा तो सरकार हमें वेतन भत्ता दे। ये एमएलए एमपी मंत्री अपने लिए जितना कर लेते हैं ना, ऐसे ही एक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट को या जो भी डिग्री लेके आया है उसे सरकार अगर जॉब नहीं दे पाती है तो उससे वेतन भत्ता, उसके जिस तरीके से जीवन यापन करना है उसको दे। कई देशों में ये नियम चालू है, यहाँ भी करते हैं एक चीज इसको। अब तो देखने को मिल रहा है कि रोजगार देना तो दूर, जो रोजगार पे लगे हुए थे, जैसे बैंक कर्मी हड़ताल पे आ गए जो लगे हुए थे, LIC वाले हड़ताल पे आ गए, गवर्नमेंट टीचर जो लगे हुए थे 3-3 साल से कॉलेजों में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट मतलब उनको 31 मार्च से IIT MIT वालों को हटा रहे हैं। नहीं, वो हड़ताल करेंगे ही, उनकी कौन सुनने वाला। भाई तुम तो पार्लियामेंट में बैठे हो, संसद में, अपना वेतन भत्ते तुम खुद बढ़ा लेते हो, तुम ही जज हो, तुम ही जजमेंट देने वाले हो, तुम ही कलम चलाने वाले हो। अपना आप हर समय हर साल बढ़ा लेते हैं किसी ना किसी बहाने से, उसमें कटौती है नहीं, जो अरबों का फर्क पड़ता है। तो चाहे बैंक कर्मी है, चाहे रेल कर्मी है, चाहे किसी और संस्थान से है, तो उनका भी तो एक सिस्टम होना चाहिए। वो किससे बोलेंगे? हड़ताल ही करेंगे फिर, चाहे वकील हो। तो सरकार को सभी का साथ देना चाहिए, नहीं अपने मुंह मियां मिट्टू बन गए। अपने लिए कोई कमी नहीं है इनके लिए। जो भी विधायक हैं या जो भी सांसद हैं या जो भी मंत्री हैं, ये खुद का वेतन भत्ता, अब कैंटीन ही देख लीजिए, सबको पता है, संसद की कैंटीन देख लीजिए, कितने का भोजन मिलता है, कितने की चाय मिलती है, कितने की बिरयानी मिलती है, कितने का क्या मिलता है। और बाहर देख लीजिए, और वहाँ टॉप क्वालिटी मिलती है। जनता के लिए है। अब 135 करोड़ जनता ने बनाया है आपको, तो उस तरीके से 135 करोड़ जनता का आप ध्यान रखिएगा, ये आपका फर्ज बनता है। हाँ, उम्मीद प्रधानमंत्री आपसे आखिरी सवाल फौजी भाइयों के लिए होगा, जहाँ पे MP लगा लो, MLA लगा लो, अगर एक बार बन जाता है तो दोबारा बन जाता है तो उसको हर बार की अलग अलग पेंशन मिलती है। वहीं तो अपना घर बार छोड़ के देश की रक्षा पे बैठे रहते हैं फौजी, उनकी पेंशन तक नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात है। देखिए, किसान और जवान, इसके बिना अस्तित्व नहीं है भारत का। तुम्हारे लिए तो कोई नियम ही नहीं है किसी भी इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी बार जेल हुआ है और तमगा लग जाएगा। जेल काटने के बाद, मर्डर करने के बाद, कितने भी केस लड़ने के बाद आप विधायक बन सकते हैं, आप सांसद बन सकते हैं, आप मंत्री बन सकते हैं, आप केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। आपके तमगे हैं ये। और उधर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन करके लड़का जॉब के लिए जाता है, आर्मी के लिए जाता है, जरा भी डिफेक्ट होने पर उसको जॉब नहीं मिलती, सरकारी भी नहीं मिलती, प्राइवेट की भी दिक्कत हो जाती है। तो तुम्हारे लिए तो कोई नियम, तुम्हारे लिए ना तो पढ़ाई की जरूरत, अंगूठा छाप भी कुछ भी मुख्यमंत्री बन सकता है, जो जेल काट के आया हुआ कुछ ही बन सकता है। ये अपने आप मतलब इतना फर्क किया हुआ है। फौज के बिना, आर्मी के बिना, किसान के बिना अस्तित्व नहीं है। तो इन दोनों का जय जवान जय किसान का जो नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो बातें चौधरी चरण सिंह ने की थी, जो डॉक्टर लोहिया ने की थी, जो डॉक्टर अंबेडकर ने की थी, उसको आगे बढ़ाएं, उसको कार्यान्वयन करें। जो महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत ने की थी, उन चीजों पर चलें, उन चीजों को आगे बढ़ाएं। किसान के बिना आपका अस्तित्व है नहीं, जवान के बिना आपका अस्तित्व है नहीं। आप एयर कंडीशन कमरों में बैठकर सारी चीजें बांटता है, सारी चीजें कर लेते हैं। तो आपको अपने पर भी नियम लगाना चाहिए और उनको बढ़ोतरी पेंशन वगैरह का जो भी सिस्टम से जिस प्रकार से देखने को माहौल बन रहा है, क्या बंगाल इलेक्शन और बाकी जो 5 राज्यों में इलेक्शन है, उनका इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो आगे के किसान आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। देखिए, ये अगर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट वहाँ बन जाती है, हालांकि उम्मीद कम है, क्योंकि ममता बनर्जी जैसी भी है, श्री राम की खिलाफत करती हैं, कई चीज़ों पर हम उनका आलोचना करते हैं, श्री राम के नारे चिढ़ती हैं, परिवर्तन होना चाहिए ये भी हम मानते हैं, लेकिन उनका जो भी मतदाता है वो ठेठ देहात में अंदर तक है। भारतीय जनता पार्टी का अभी उतना नहीं है। वो अलग बात है कि सारे चैनल उनका प्रचार करते ही हैं, 1-2 चैनल को छोड़कर। तो अगर भारतीय जनता पार्टी में सरकार बना लेती तब दिशा दशा किसान आंदोलन कुछ और होगी, और बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती तो दिशा दशा आंदोलन की, किसान आंदोलन की कुछ और होगी। इसका इफेक्ट, इसका असर साधारण डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट दोनों तरफ से आगे आने वाली राजनीति पर, हिंदुस्तान की राजनीति पर पड़ेगा। बंगाल एक ऐसा स्टेट हो गया है, सच्चाई है। नहीं, जिस प्रकार से बीजेपी कह रही है कि इतना विरोध होने के बाद भी कि हम तो 50 साल राज करेंगे, वो किस आधार पर कह रहे हैं? नहीं, देखिए, बीजेपी की, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की, आम आदमी पार्टी की मैं बात नहीं करता,
मैं एक व्यक्तिगत एक जिम्मेदार भारत के नागरिक के नाते ये बात जरूर करूंगा कि इस प्रधानमंत्री ने हमारे देश का मस्तक दुनिया के सामने यूं करके किया है चौड़ा। इस पर हम गर्व करते हैं। नहीं, अगर देश का मस्तक चौड़ा करता तो बांग्लादेश में तो परसों जो घटना घटी थी, प्रधानमंत्री की एक रैली में जाने वाले थे, वहां विरोध में गोलियां चल गई, कुछ लोग मारे जा चुके हैं। राइट, उसकी मैं आलोचना करता हूं। इस समय पर जब बगल में चुनाव हो रहा है, मेरे ख्याल में जरूरत नहीं थी। उसके राजनीतिक मायने हैं जिस वजह से वो गए थे, और कभी भी इस तरीके से गोलियां चली नहीं है बांग्लादेश में। ये भी एक इतिहास बन गया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश ने पहली बार किसी का विरोध किया है। बिल्कुल, बांग्लादेश ने पहली बार विरोध किया है। तो कुछ तो कमियां होंगी, तो बांग्लादेश भी इसका विरोध कर रहा है। नहीं, अब देखो कई लोगों ने स्वागत भी किया है, लेकिन विरोध करने वाले ज्यादा हैं। कुछ कमियां जरूर होंगी, उसका फर्क तो पड़ता ही पड़ता है। जाने से बचना चाहिए था, वही मैं कह रहा हूं। ये इलेक्शन चुनाव हो जाता, सारी चीज हो जाती, अब चले गए प्रधानमंत्री। उन्होंने ये नहीं सोचा होगा, लेकिन अभी इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था। जैसे ममता बनर्जी बात भी हो गई है कि चले गए वहां पे, तो ये होना चाहिए, चुनाव आचार संहिता का वो हो गया, तो उस तरीके की बातें भी चल रही हैं। तो बाद में जाते गोलियां चल गई, सारी चीज चल गई, इसकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। अभी प्रधानमंत्री को भी उस तरीके से नहीं जाना चाहिए था। हमारा अपना भारतीय नागरिक होने के नाते यही कहना है। बाकी कोई कंप्लीट नहीं है, कोई पूर्ण नहीं है। सब हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है।